आरएएस साक्षात्कार से संबंधित कुछ सवाल जो हाल ही में साक्षात्कार बोर्ड द्वारा कुछ छात्रों से पूछे गए और आपको इन सवालों के जवाब सुनने चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब कभी आपको आरएएस इंटरव्यू या साक्षात्कार देने का मौका मिलेगा तब आपके लिए इस प्रकार के सवाल रिपीट हो सकते हैं अथवा उनसे मिलते जुलते सवाल किए जा सकते हैं और आपको उनका मॉडल आंसर कैसे देना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी द्वारा साक्षात्कार कार्यक्रम जारी है और उसी प्रक्रिया में छात्रों से जो सवाल किए जा रहे हैं, हमने उन सवालों को छात्रों से बातचीत करके कलेक्ट किया है और उनमें से कुछ सवालों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उन छात्रों ने उनके जवाब क्या दिए वो उतने बेटर नहीं है, इनका जवाब आपको कैसे देना चाहिए ये इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो साक्षात्कार बोर्ड ने किसी छात्र से ये पूछा है, सवाल नंबर 1 ये है कि क्या राजस्थान का विभाजन होना चाहिए, क्या राजस्थान का विभाजन होना चाहिए। अब ये सवाल किस संदर्भ में किया गया, इसके दो आधार हो सकते हैं। पहला आधार तो ये है, राजस्थान भाषाई दृष्टि से एक राज्य नहीं है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से राजस्थान में मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा, शेखावाटी, हाड़ौती और मेवाती विभिन्न प्रकार के भाषाई समूह यहाँ पर बने हुए हैं और एक भाषा पूरे राजस्थान की नहीं है, इसलिए राजस्थान की कोई शास्त्रीय भाषा, राजकीय भाषा आज तक नहीं बन पाई है। अगर आप भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जाएंगे तो 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को राजकीय भाषा या शासकीय भाषा अथवा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, उनमें राजस्थानी भाषा का नाम नहीं है। इसलिए राजस्थान के सभी भाषाई समुदायों में इतना विवाद है, इस आधार पर ये क्वेश्चन शायद इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने किया है, तब आपको इसका जवाब देना चाहिए कि भाषाई मतभेद होने के बावजूद हमें राजस्थान का विभाजन नहीं करना चाहिए। मतभेद अपनी जगह पर हैं, लेकिन राज्य के विभाजन से कुछ समस्याएं और अधिक पैदा हो सकती है। दूसरा एस्पेक्ट राजस्थान के विभाजन के पीछे ये हो सकता है, राजस्थान वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जो बड़े राज्य होते हैं उनमें प्रशासन करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य, ये मुद्दा और विषय भारत की आजादी के बाद से लेकर के वर्तमान तक बना हुआ है। क्या बड़े राज्यों को काट करके छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए? इसी प्रक्रिया में हमने सन 2000 में 3 छोटे राज्य बनाए। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया और बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया। तो ये 3 राज्य बनाए गए हैं, क्या इन 3 राज्यों को बनाए जाने के परिणाम सकारात्मक हुए? देन इसका परिणाम उतना सकारात्मक नहीं हुआ है। तब आप इस संबंध में इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को जवाब दे सकते हैं कि श्रीमान, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इस आधार पर हमें प्रतीत होता है कि छोटे राज्यों में प्रशासन करना आसान होता है, अतः राजस्थान का विभाजन होना चाहिए। किंतु विभाजन के साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। पहली समस्या ये है कि अगर राजस्थान का विभाजन आपने 2-3 छोटे राज्यों में किया तब प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होगी, उस राज्य के लिए अपने प्रशासनिक ढांचा बनाना पड़ेगा, सचिवालय बनेगा, अधिकारियों के लिए आपको उसी अवस्था में ऑफिस कार्यालय बनाने पड़ेंगे, उसी अवस्था में आपको राजकीय व्यय करना होगा। तब क्या उन छोटे राज्यों के पास उतना रेवेन्यू, उतना संसाधन होगा कि वो अपने प्रशासनिक ढांचे के खर्च को पूरा कर सके? तब आप कहो कि जिस तरीके से भारत में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बनाए जाने का सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि इन राज्यों में प्रशासनिक खर्च के लिए उतने महत्वपूर्ण संसाधन है ही नहीं। तब राजस्थान का विभाजन करके हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न नहीं करना है। राजस्थान एक बड़ा राज्य है, इस बड़े राज्य में प्रशासनिक ढांचों को सुधारा जा सकता है। आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग इसमें करना चाहिए और गुड गवर्नेंस की दिशा में हमें अच्छे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और राज्य के प्रशासनिक मुखिया को अपने कंट्रोल नियंत्रण को बढ़ाना चाहिए, अधिकारियों को ज्यादा अनुशासन प्रिय बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम राजस्थान के विभाजन से बच सकते हैं, क्योंकि भारत में छोटे राज्य बनाए जाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है।
जहां तक राजस्थान की राजकीय भाषा के आधार पर विभाजन की बात है, तब आप इसमें कहो कि बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। राजस्थान की विभिन्न भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह बात ठीक नहीं है कि संविधान की 22 भागों 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें राजस्थान की कोई भाषा नहीं है। तो राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा के रूप में मेवाड़ी या मारवाड़ी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। इस विवाद को राज्य के प्रतिनिधि आपस में बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। विभाजन इसका सर्वमान्य हल नहीं हो सकता। विभाजन से कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा अनुभव भारत का रहा है। इस प्रकार से आप इस संबंध में जवाब दे सकते थे। दूसरा सवाल इसमें यह किया गया था कि जयपुर प्रजामंडल का भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया 8 अगस्त 1942 से, तब उस समय जयपुर प्रजामंडल का दृष्टिकोण या एटीट्यूड भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या था। तो ये एक सवाल आरपीएससी बोर्ड के द्वारा किसी छात्र से किया गया है। जयपुर प्रजामंडल के बारे में आप पूरी जानकारी रखते हैं कि जयपुर प्रजामंडल क्या है, इसे प्रजामंडल क्यों कहा जाता है, प्रजामंडल क्यों बनाए गए थे। प्रजाओं के मंडल, यानी जयपुर आमेर एक रियासत थी और रियासतों में प्रजा के ऊपर जो शासन किया जाता था वो लोकतांत्रिक नहीं था, यानी राजा महाराजाओं के यहाँ प्रजा को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और मानवाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे राजतंत्रों में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आप राजतंत्रों में राजा को वोट नहीं दे सकते, राजा को हटा नहीं सकते, राजा की आलोचना नहीं कर सकते। इसलिए इन राजतंत्रों में लोकतांत्रिक ढांचे पर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों ने जो संगठन बनाए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष इस समय हीरालाल शास्त्री थे। तो हीरालाल शास्त्री ने उस समय आमेर जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके साथ एग्रीमेंट किया और मिर्जा इस्माइल अंग्रेजी सरकार के मित्र हैं। तो अंग्रेजी सरकार के मित्र हैं और जयपुर के साथ साथ भारत के सभी राजा महाराजा अंग्रेजी सरकार के साथ विभिन्न प्रकार की पैरामाउंसी सर्वोच्चता की संधियों के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में समझौता हुआ कि मिर्जा इस्माइल अपने राजा के साथ मिलकर के जयपुर प्रजामंडल में विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी और प्रजा हितैषी कार्य करेंगे, लेकिन इसके बदले में हीरालाल शास्त्री और उनका प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तब आपको जवाब देना चाहिए जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, उससे दूरी बनाए रखी। यद्यपि जयपुर प्रजामंडल की एक शाखा ने भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट किया, लेकिन वो शाखा काफी कमजोर थी, वो उतनी प्रभावी नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और राजस्थान राज्य से राज्यसभा में सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है आप जानते हो। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन, ऊपरी सदन, अपर हाउस है और राज्यसभा को राज्यों की सभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पौंडीचेरी से विभिन्न राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को सीटों का जो आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो राजस्थान की जितनी जनसंख्या है भारत के संदर्भ में, उस आधार पर राजस्थान को राज्यसभा में 10 सीटें प्रदान की गई हैं। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जब जनता सीधे तौर पर वोट नहीं करती है, किसी को अपना मताधिकार प्रदान नहीं करती है, उसके स्थान पर जनता के प्रतिनिधि जब किसी को वोट देते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तब उसे अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। तो राजस्थान की जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि कहलाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधायक जो राजस्थान विधानसभा में बैठते हैं। और राजस्थान विधानसभा में बैठे हुए ये विधायक आगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राजस्थान को राज्यसभा में 10 सीटें दी गई हैं, तो 10 सदस्य राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे और उन 10 सदस्यों को उस समय राजस्थान के विधानसभा के विधायक अथवा निर्वाचित सदस्य ही वोट देंगे, जनता उनको वोट नहीं देगी। ये है राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया और राजस्थान से सीटों का आवंटन। अगला सवाल ये किया गया है कि सवाई की उपाधि क्यों दी जाती थी और सवाई की उपाधि का महत्व क्या है और किन किन राजाओं को सवाई की उपाधि प्रदान की गई है। तो काफी राजाओं का नाम इसमें आप बता सकते हो। सवाई का अर्थ क्या है।
सवाई का अर्थ होता है ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा बड़ा और अधिक योग्य। पहले वाले राजा या विद्वान की तुलना में ज्यादा गुणों, ज्यादा योग्यता वाला व्यक्ति या राजा, ये होता है सवाई का लिटरल मीनिंग। तो सवाई की उपाधि क्यों दी जाती थी? सवाई की उपाधि अधिकतर आमेर या जयपुर रियासत में राजाओं को मुगल शासकों के द्वारा प्रदान की गई। तो सवाई की उपाधि देने का अर्थ ये था, आमेर के राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर के समय से ही मुगल राज दरबार में सेनापतियों के रूप में, जनरल के रूप में अथवा महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तो मुगल शासक इन आमेर राज्य के शासकों का मनोबल बढ़ाते रहते थे और उन्हें अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा योग्य, विद्वान, इंटेलिजेंट मानते थे। इसलिए उनको सवाया, ज्यादा बड़ा अथवा सवाई की उपाधि प्रदान करते थे। इसका महत्व ये होता था, जब किसी राजा को सवाई की उपाधि दी जाती थी तब वह राजा सांस्कृतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, कूटनीतिक स्तर पर और राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था और सवाई प्राप्त राजाओं का इतिहास ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा जाता था। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो, आमेर रियासत में आगे जाकर के राजा विजय सिंह को मुगल सम्राट औरंगजेब ने सवाई जयसिंह की उपाधि प्रदान की थी और सवाई जयसिंह का समय है 1700 से 1743 ईस्वी। अब आप देख लो, जब उनको सवाई की उपाधि प्रदान की गई तब सवाई जयसिंह ने आगे जाकर के अपने महान आर्किटेक्ट पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के माध्यम से जयपुर शहर का डिजाइन करवाया। वही उनके आर्किटेक्ट थे और 1727 में जयपुर शहर की स्थापना जयनगर के रूप में की। बाद में उन्होंने जयपुर नाम दिया और जयपुर शहर में जितना भी कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है वो सब सवाई जयसिंह के समय का हुआ है। सवाई जयसिंह ने उस समय के तत्कालीन महान विद्वानों को अपने दरबार में शरण प्रदान की। तो सवाई जयसिंह की उपाधि जिन राजाओं को प्रदान की जाती थी उनका इतिहास में योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता था और मुगल शासक आमेर रियासत के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करना चाहते थे। इसलिए हर राजा को अपने पहले राजा की तुलना में वो बढ़ा चढ़ा करके पेश करते थे। इससे आमेर राजाओं की जो आस्था है, विश्वास है, वो मुगल शासकों के प्रति बना रहता था। इस प्रकार से आप इस संबंध में जवाब दे सकते थे। अगला क्वेश्चन ये किया गया है कि राजस्थान में बाल विवाह एक समस्या है, तो इस समस्या का कारण क्या है? और दूसरा, आप आईएएस ऑफिसर बनने के पश्चात इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तब आप कहो, राजस्थान में बाल विवाह एक समस्या है और इसका कारण है राजस्थान में सामाजिक ढांचे का परंपरागत विचारों से बंधा हुआ होना। यानी राजस्थान में एजुकेशन बढ़ रही है, साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो बाल विवाह की समस्या है उसका समापन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ये है कि साक्षरता बढ़ने के बावजूद बाल विवाह कम नहीं हो रही है, तब समाज को हम परंपरावादी मानेंगे। तो राजस्थानी समाज बेहद परंपरावादी है और परंपरा का यहाँ पर अर्थ है, समाज में माना जाता है कि बच्ची का, बालिका का, लड़की का अगर बहुत कम आयु में विवाह कर दिया जाए तब उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है और माता पिता को उसके प्रति चिंता नहीं रहती है। तो इसका एकमात्र कारण है, भी मानेंगे, परंपराओं का होना और अधिक जागरूकता का ना होना, आधुनिक मूल्यों से संबद्ध ना होना। अब इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? आईएएस ऑफिसर बनने के पश्चात कई तरीके से कर सकते हैं। यानी आप जिस क्षेत्र में एसडीएम के रूप में काम करेंगे वहां आप सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके आप उन गांव की मीटिंग ले सकते हैं और गांव की मीटिंग लेकर के आप लोगों को समझा सकते हैं कि बाल विवाह एक अपराध है और बाल विवाह को रोकने वाला कानून बना हुआ है और अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तब मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। तो आईएएस ऑफिसर बनकर के आप सामाजिक स्तर से काम कर सकते हैं, कानूनी प्रशासनिक स्तर से काम कर सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर काम कर सकते हैं। यानी उस क्षेत्र से जहां पर आप एसडीओ लगे हुए हैं, जो भी सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है और वहां का जो विधायक, सांसद है, उनके साथ मीटिंग करके आप इस सामाजिक समस्या के समाधान की ओर या समापन की ओर बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर विभिन्न तरीके से कार्य कर सकता है और एक सामाजिक बुराई को समाप्त कर सकता है। इस प्रकार से आप अपना इसमें एक जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये किया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, बचपन का नाम था मणिकर्णिका और इसको मणिकर्णिका को शॉर्ट नेम या प्रिय नेम मनु के रूप में भी बुलाया जाता था उसके माता पिता के द्वारा। तो रानी लक्ष्मीबाई का बहुत जल्दी अर्ली एज में ही माता का निधन हो गया था, इनकी माता का निधन हो गया था और इनके पिता ने इन्हें अपने साथ रखा हमेशा। और रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता थे वो मराठा सेना में पेशवाओं के अधीन सरकारी सेवक थे। तब बचपन से इनको मराठा साम्राज्य में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ।
मराठाओं की संस्कृति इनको प्राप्त हुई। जब मराठाओं ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अधिकांश राज्यों पर अधिकार कर लिया, तब मराठाओं ने झांसी क्षेत्र को भी जीत लिया था और झांसी क्षेत्र से इन्होंने चौथकर प्राप्त किया था। तब इन्होंने झांसी के जो राजा थे राव गंगाधर राव, उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कर दिया था और शीघ्र ही राव गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था। इनके पहले एक बेटा भी था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। पुत्र को गोद लेने के तुरंत पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय तक भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आ चुका था 1848 से 1856 के ईस्वी के बीच में। तब डलहौजी ने पुत्र गोद लेने के नियम को खारिज कर दिया। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह भाग लिया, क्योंकि डलहौजी ने साफ कह दिया जिन्होंने पुत्र गोद लिया है हम पुत्र गोद लेने के नियम को वापस लेते हैं, इसलिए जिनके वैध संतानें नहीं है उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते थे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम ये था। फिर किसी मेंबर ने क्रॉस क्वेश्चन भी किया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह भाग क्यों लिया, तो आप कहो इसमें क्योंकि झांसी के विलय का हड़पने का डिसीजन डलहौजी ने ले लिया था, इसलिए लक्ष्मीबाई ने अपनी रियासत को अपने राज्य को बचाने के लिए 1857 के विद्रोह भाग लिया। और दूसरा सैद्धांतिक मतभेद था, डलहौजी ने पुत्र गोद लेने के अधिकार को रोक दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई उस अधिकार का उपयोग करना चाहती थी, इसी आधार पर भी उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, इस प्रकार के सवाल विभिन्न छात्रों से पूछे गए, तो ऐसे ही सवाल मिलते जुलते आपसे पूछे जा सकते हैं अथवा इनमें से कुछ सवाल रिपीट हो सकते हैं। तो इन सवालों को सुनकर के, इन जवाबों को सुनकर के आप अपनी शैली में अपने मनोविज्ञान के आधार पर इनके जवाब देने का अभ्यास कीजिए। और जब आप जवाब दें तब आप अपनी आवाज को मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद सुनिए और देखिए क्या आपने जवाब फ्लुएंसी में दिया है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।